आज उन्हें कहा भी गया कि ये एनआरसी और सीए जैसा हो रहा है हमारे साथ। तो मैं समझता हूं कि ये वो 10% लोगों की एक ताकत बनी हुई है, उसमें जमीयत उलमा हो रहा है हमारे साथ। तो मैं समझता हूं कि ये वो 10% लोगों की एक ताकत बनी हुई है, उसमें जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और वो हिंदुस्तान के 200-250 मालदार मौलवी जो अरबोपति खरबोपति लोग हैं, वो इन सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, डराने वाला डरा करके अपना मसला हल करना चाहता है। और आप कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स नेटवर्क चला गया उनका। मौलाना कादरी, आपके हिसाब से ये मदरसों से एक तरफ टेरर कनेक्शन निकलने की बातें आ रही हैं सामने, दूसरे तरफ मदरसे के सर्वे का विरोध हो रहा है, तो ये एक तो टेरर कनेक्शन क्यों निकल रहा है, और दूसरा जब ऐसे में आप विरोध करेंगे तो लोगों को लगता है कि आप देश के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? हिंदुस्तान का जितना भी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदुस्तान के साथ था, है और रहेगा। और यही वो मदरसे है, जब जंग आजादी चल रही थी तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अब रहा सवाल कि कुछ टेरर कनेक्शंस मदरसे के कुछ लोगों के साथ में निकले, हमारी एजेंसीज उसकी जांच पड़ताल कर रही है, तो इस पर हमको चिंता जरूर है। कुछ लोग बहकने की वजह से हम सारे मदरसों को इसका जिम्मेदार नहीं बना सकते। उसी तरीके से जिस तरीके से मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो, अजमेर की दरगाह का ब्लास्ट हो, तो वहां पर कुछ सनातनी लोगों ने इसमें हाथ बटाया, तो क्या हम सारे सनातनी धर्म को बोलेंगे? कतई नहीं बोलेंगे। कुछ शरारती लोगों ने ये काम किया। अब रहा सवाल साहब सर्वे के ऊपर मुझे इसलिए आपत्ति नहीं है कि मदरसे में क्या सुविधाएं है, क्या सुविधाएं नहीं है। योगी सरकार अगर कुछ मदरसों के लिए करना चाहती है तो उसका वेलकम करना चाहिए कि भाई बेंच नहीं है, वहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं है और भी कुछ चीजों की कमी है, तो हुकूमत सर्वे करते हुए अगर मदरसों की इमदाद करना चाहती है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न तालीम लाना चाहती है, तो इस पे बम पुकारे की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिस हैदराबाद में बैठे हैं सर, उसी हैदराबाद के सांसद कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की ये तो छोटा एनआरसी है। देखिए साहब, वो एक नेता है, वो एक सांसद है, तो वो अपने हिसाब की बात करेंगे। मैं एक धार्मिक आदमी हूं और पर सर उस नेता की फॉलोइंग है ना सर, वो नेता जब कहेगा कि अरे ये तो छोटा एनआरसी ला रहे हैं, तो 4, 5, 10, 50, 100, 10,000 लोग कम से कम मुसलमानों में भी तो भयभीत होंगे ना कि ये मेरा नेता कह रहा है तो सही कह रहा होगा। नहीं, हम आपके साथ में बैठे हैं ना सर, टीवी चैनल पर आपके जरिए अपनी आवाम को जो है वजाहतें दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझने भी आ रही है। ज्ञान व्यापी के मसले में आप देख लीजिए, बहुत सारा मुसलमान अब ये चाह रहा है कि संवाद के जरिए मामला हो। ये बात हमने की थी, पीएफआई को बैन करने पर काफी लोग पुकारा कर रहे थे, लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। तो सर आज आप ये भी बोल दीजिए टीवी पर, ओवैसी झूठे आदमी है, उन पर ज्यादा विश्वास ना करे इस देश का मुसलमान। ना साहब, देखिए ये बात एक सांसद के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं? सांसद झूठ नहीं बोल सकता, ये थोड़ी बात है, सांसद भगवान थोड़ी हो गया सर। एक सांसद के बारे में कैसे बोलूं ये बात? अरे सर, सांसद हैं तो इंसान भी तो है ना सर, झूठ बोल रहे हैं ना सर, छोटा एनआरसी नहीं है आप जानते हैं, तो बोलने में क्या है? सांसद भगवान थोड़ी, बोल दीजिए आपके दर्शकों के साथ। सर देखिए, मैं खुल के बोलता हूं, मौलाना कादरी सच बोल रहे हैं, ये सच्चे आदमी हैं। आप बोलिए कि इस देश के लिए ओवैसी खतरा है, झूठे आदमी है, मुसलमानों को बच के रहना चाहिए। ना साहब, वो एक संवैधानिक पद पर है, वो एक सांसद है, वो संविधान। अरे सर, इस देश के पीएम को लोग क्या क्या बोल के चले जाते हैं, वो तो फिर भी एक सांसद है। गलत करते हैं। अगर हमारे वजीर आजम को, अगर हमारे प्रधानमंत्री को अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो कतई गलत है, कतई नहीं करना चाहिए। बराबर। अच्छा, झूठे आदमी नहीं, लेकिन झूठ तो बोले हैं, ये तो मानेंगे ना? देखिए साहब, वो क्या नजरिए के तहत बोले हैं वो तो उन्हीं के लोग जवाब देंगे, वो खुद जवाब देंगे। आपको हैदराबाद में उनसे डर लगता है क्या सर? मैं अपनी बात करूंगा। और कादरी भाई, आप हैदराबाद में रहते हैं इसलिए उनसे डरते हैं क्या? ना साहब, डर तो हम सिर्फ अल्लाह से है और किसी का डर नहीं है। तो बोल दीजिए कि ये आदमी झूठ बोला है। सर, देश के लिए जरूरी है कि देश का मुसलमान जाने कि ओवैसी ने झूठ बोला है, ये छोटा एनआरसी नहीं है सर्वे मदरसों का। नहीं, देखिए वो एक बैरिस्टर है, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, वो एक बैरिस्टर है,
और वो क्या नुक्ते नजर से बोले हैं, आप उनसे ही बात करें तो बेहतर होगा। रहा सवाल मेरा, आप मुझे हिंदुस्तान का दौरा कराइए, मैं यूपी में खड़े रहकर ये बोलूंगा कि अगर कोई मदरसे का सर्वे हो रहा है उनका वेलकम करो और हमारे मदरसों में क्या कमी है उसको दूर करो, हुकूमत की सपोर्ट लो। ठीक है विनोद बंसल जी, आपके हिसाब से ये मदरसों का आतंकी कनेक्शन जो बीच बीच में कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं क्यों आ रही हैं, और सर्वेस का जो लोग विरोध कर एक बात तो शुएब जामी ने ये कही है कि मदरसों की बहस में विनोद बंसल जी का क्या काम है जो बता सके। ये इस तरह की बातें टीवी पर बैठ करके दूरियां बढ़ाने वाली बातें हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आप बीच में कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये छोटी सी एनआरसी है बड़ी। भाई किसी भी भारतीय को जो भारत का वासी है, जो भारत में पैदा हुआ है, जिसके बाप दादा भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, उसको सीए से एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो दो मदरसे वाले ठीक हैं और जहां तक मैं समझता हूं ठीक ही हैं, तो उनको सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं इनको है, दिक्कत है तो ओवैसी की राजनीति को है, दिक्कत है तो महमूद मदनी की वो पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर से उन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखे हैं उनको है। तो और रही आतंकी संगठन की या गतिविधियों की बात है, देखिए पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी, दरअसल ये कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है जो आपकी टीवी पर आ गए। जैसा अभी आपने मौलाना कादरी से एक सवाल किया कि आपको ओवैसी की बात सही लगती या गलत। चूंकि मौलाना कादरी टीवी पर एक चेहरा है और वो पीस की और अमन की बातें करते हैं, लेकिन वो ओवैसी की बात को जो है उसका जवाब नहीं देंगे आपको, चूंकि वो उसकी राय से इत्तिफाक रखते हैं। जब आप वहां क्लियरिटी मांगेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं ओवैसी की बात से इत्तिफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देंगे। सर्वे को आप किसी को तकलीफ नहीं है, सब सर्वे शुरू भी हो। सुशांत जी, सबसे पहले ये मैं कह दूं आपसे कि हमारे अपने कादरी साहब आज शोएब जमाई की बैटरी डाउन है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे शो में अक्सर इनके साथ ऐसा ही होता है। कादरी साहब अब आप जवाब दीजिए। आप पर एक आरोप लगाया कासमी साहब ने कि आप ओवैसी को खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप भी वही अंदर ही अंदर मानते हैं। सुशांत जी, सबसे पहले ये मैं कह दूं आपसे कि हमारे अपने दीन की बुनियाद दीनी मदारिस है। यहीं से हमारे पास इमाम, मौलवी, कामिल, हाफिज कुरान निकलते हैं जो हम मरने के बाद हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे और हमारी आने वाली नस्लों को दीन की तालीम देंगे। और फिर एक बार आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये बात कि जितना सर्वे आप लोगों ने किया और इत्तेफाक से मैंने आपका चैनल भी देखा और नेशनल चैनल भी देखे कि जहां पर बैठने के लिए शतरंजी नहीं है, दरी नहीं है, पीने के पानी के लिए घड़ा नहीं है, वहां पर क्या आतंकी निकलेंगे, अगर आप इस पर गौर कर सकते हैं। और योगी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे दीनी मदारिस की इमदाद करे, उनको सपोर्ट करे। कॉम्पिटेटिव दौर होने की वजह से उनको कंप्यूटर इंग्लिश इसमें कादरी भाई मैं एक चीज ऐड कर दूं। कादरी सर मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। आपने कहा ना दरी है, ना बैठने की जगह है, ना कुछ है, मतलब बड़ा अभाव है, तो वहां से क्या आतंकी निकलेंगे मुझे नहीं पता। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से आतंकी निकलेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि वो जो एक आतंकी जिसको हिंदुस्तान का हर आदमी पहचानता है, जिसका नाम जानता है, और वो है अजमल कसाब, वो इससे भी बुरी हालत में पाकिस्तान में रहता था सर, इससे भी बुरी हालत में, और उसको बना दिया ना टेररिस्ट सर। तो बुरी हालत में रहने वाले ज्यादा उनके पास ये गुंजाइश होती है कि उनका ब्रेन वॉश करो, उनको कोई लालच दो और उनको आतंक की तरफ धकेल दो। नहीं सुशांत जी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको ग्रैब करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे भारत में हर कोई सक्षम रहे, हर कोई तालीम हासिल करे, वो काम कारोबार से लगे। और हमारे कासमी साहब ने कहा तो उनको भी मैं ये बात अर्ज कर दूं कि देखिए साहब, विरोध करना ही कोई जरूरी नहीं है। मैं आज चैनल पर बैठकर योगी जी की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा है, मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये बात को कह रहा हूं कि सर्वे के पीछे कोई भी राजनीतिक लाभ के लिए वो काम नहीं हो रहा है। हमारे पास जो चीजों की कमी है, जो मदरसों में सुविधाएं नहीं है, इस सर्वे के बहाने उन सुविधाओं का मुतालबा करो, मैं ये कह रहा हूं। तो रहा सवाल के विरोध करके ही मैं बात करूं, ये कोई जरूरी नहीं है। ओवैसी साहब की लाइन एक अलग है, नहीं कादरी साहब मैं आपकी, चलिए कादरी साहब काम कर रहा हूं, वो कादरी भाई काम कर रहे हैं। आ रहा हूं बंसल जी। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, अगर देश जैसे अभी ओवैसी कह रहे थे कि मदरसों का सर्वे हो रहा है तो फलाने स्कूल का भी हो, फलाने स्कूल का भी हो, फलाने स्कूल का भी हो, अगर टेरर कनेक्शन
फलाने ढिमकाने सारे स्कूल का निकले, तो मैं कह रहा हूं कि उन पर भी कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन अगर उनका नहीं निकल रहा और अगर टेरर कनेक्शन या स्लीपर सेल बनाने की बात मदरसों की निकल के आ रही है, तो मदरसों पर ही प्रश्न पूछेंगे ना सर, और ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये बात आप कह रहे हैं सर, तो महल जी ये भी बता दीजिए कि मालेगांव के ब्लास्ट में इन्वॉल्व कौन थे सर? मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के इन्वॉल्व में कौन थे? अजमेर की दरगाह का ब्लास्ट किसने किया? इन्वॉल्वमेंट से मतलब नहीं होता। नहीं पर सर, मतलब नहीं होता। उसमें अभी भी उसमें आप जिनको बता रहे हैं इन्वॉल्व कौन थे, उनको लेकर वर्डिक्ट क्या आया, ये भी बताइए दर्शकों को। नहीं देखिए सर, वर्डिक्ट एक अपनी जगह है। और क्या वो किसी स्कूल में स्लीपर सेल चला रहे थे? वर्डिक्ट एक जगह है, वर्डिक्ट ही तो असली चीज है सर। वर्डिक्ट अपनी जगह है, इनका वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट है ना जी। मस्जिद ब्लास्ट में तो हम खुद यहाँ पर भुगते हैं वो तमाम चीजें। ठीक है बंसल साहब वो कह रहे हैं ऐसे मामलों में जो नाम आए उस वजह से कहा जा रहा है, और दूसरे स्कूलों का भी सर्वे कीजिए, वहां पर देखिए क्या कनेक्शन है। वो केस कर दीजिए, गोली मार दीजिएगा। हमें मारने के लिए बंसल साहब की गन तो हम पर उठी हुई है। प्रधान जी मैं यही देखना चाह रहा था, यही देखना चाह रहा था कि मेरी बात को कोई झेल पाता कि नहीं झेल पाता। आप देखिए कि मैं जब मजम्मत की बात कर रहा था तो किसी के मुंह में से आवाज नहीं निकली, और जब गोली मारने की बात आई तो सब लोग चिल्ला पड़े। अरे भाई, गोली मारने का मतलब क्या है? देखिए, गोली मारने का मतलब क्या है? कादरी साहब बोलिए, कादरी साहब बोलना चाह रहे, बोलिए। मदरसे वहां खोल रहे हैं जहां पर मुसलमान नहीं है। ठीक है, वहां पर करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं? सुन लीजिए, क्या अब बंसल साहब सुन लीजिए, बंसल साहब सुन लीजिए, कादरी साहब बोलिए। बंसल साहब, आपने कहा कि साजिद रशीदी साहब ने जो कहा, मैं आपके सामने और सारी हिंदुस्तान के सामने ये बात कह रहा हूं कि साजिद रशीदी साहब के हम बयान का खंडन करते हैं, बल्कि कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ नहीं हो सकती है क्या? आपको लेटर लिखना चाहिए। सुन लीजिए, आपको आपने कांग्रेस की तरफ से एक पत्र भेजते उत्तर प्रदेश सरकार को। मैंने लिखा है, जरूर भेजा, आप भी लिखिए ना। जरूर मैं कहता हूँ आप भारत सरकार को कहिए कि इस व्यक्ति को तुरंत जेल के अंदर डालिए और उसको। अरे बंसल साहब एक मिनट रुकिए, बंसल साहब एक बार वो कंप्लीट कर ले, बोलिए बोलिए कादरी साहब। और रहा सवाल साहब वक्फ बोर्ड की, आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, ये हमारी बदबख्ती है साहब कि करोड़ों रुपए की, एकड़ों की जायदादें कब्जा कर ली गई। कई ऐसे सरकारी जो है वहां पर विभाग बने हुए जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कई ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खा के बैठ गए। हैदराबाद में लैंको हिल्स जो है 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट खा के बैठ गई वाईएसआर के दौर में। पूरे गांव का कब्जा लिया आपने, पूरे शहर कब्जा लिए। दिल्ली के अंदर 123 की प्रॉपर्टी को कब्जा करके कोर्ट बैठा हुआ है। भारत सरकार की अरबों करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए उन जमीन का क्या हो रहा है? सारे के सारे जो है वो ये जितने भी ठेकेदार बने हुए हैं, वक्फ बोर्ड जो है सिवाय जमीन इकट्ठी करके जमीन को अधिग्रहित करके और हिंदू समाज। ठीक है, मैं वक्फ बोर्ड पर अभी डिबेट नहीं कर रहा, कल की थी, कल आप लोग नहीं थे, कल मैंने इस पर डिबेट की थी, फिर करूंगा, आपको बुला लूंगा, अभी वक्फ बोर्ड पे नहीं जा रहा हूं। शोएब जमाई आप कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। नहीं, माली हालत कैसे कह सकते हैं? फिर ये नहीं कह सकते मुसलमानों की माली हालत ऐसी है। सुशांत में हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी खा के बैठ गए, सब बात कर रहे हैं क्या आप? कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खा के बैठ गए? सुशांत में रिलीज कराइएगा। अरे जो आपके बाप दादा थे क्या? कैसे? अरे भाई कादरी साहब, इस देश में हिंदुओं के बाप दादा की कितनी संपत्ति मुगल आए और कब्जा करके बैठ गए, और उसके बाद जो है वो आज तक छोड़ी नहीं। हिंदू कह रहा है बाप दादा की जगह, मैं बाप दादा पे अभी नहीं जा रहा सर, रुकिए अभी। शोएब जमाई बोलिए। क्यों छोड़ रहे हैं? वो आज तक छोड़ी नहीं, हिंदू कह रहा है बाप दादा की जगह, मैं बाप दादा पे अभी नहीं जा रहा सर, रुकिए अभी। शोएब जमाई बोलिए। हमको भी दिलाओ, दोनों के लिए प्रॉपर्टी क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं तो लड़िए ना भाई। मैं वक्फ की संपत्ति कोई कब्जा ले इसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन वक्फ की संपत्ति जो है उसको बचाने के नाम पर एक 95 में वक्फ एक्ट ले आया जाए और आपको अलग से अधिकार मिल जाए, ये नहीं होगा। जो सबको अधिकार है वो